Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम रिवर्स गियर में जाते हैं और देखते हैं कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में क्या किया था. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने वेसेपर थ्योरी पढ़ी थी, अगेन विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. ठीक है, और ये थ्योरी आपको मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बताती है. ठीक है, बट दिस थ्योरी सफर्ड अ फ्यू ड्रॉबैक्स. जैसे ये थ्योरी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर रही. ठीक है, राइट. इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट अबाउट द फैक्ट कि what is the level of energy in a molecule, is it lesser or is it more than an atom. ठीक है, क्या जब एटम से मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो क्या कोई नए अट्रैक्शंस या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, तो ये भी नहीं बताया. एंड इवन जो ज्योमेट्रीज इसने प्रिडिक्ट की हैं, वेसेपर थ्योरी ने जो ज्योमेट्रीज बताई हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ठीक है, इसलिए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उस पर दो थ्योरीज नई आई, एंड वन वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द सेकंड वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये हिटलर एंड लंडन ने दी है. ठीक है, राइट. दिस थ्योरी इज एक्सप्लेनिंग यू सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, पहली चीज़ ये थ्योरी कहती है, ठीक है, जब एक हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, तो बेसिकली एटम्स आर कमिंग क्लोज़र. तो जब एटम्स पास आ रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिससे ज़्यादा वो पास नहीं आ सकते, एंड दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, अब अगर इससे ज़्यादा पास आएंगे तो क्या होएगा, बहुत सिंपल रीज़न है कि जो इस वाले के न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन्स और जो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में और इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स और इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शंस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगी. ठीक है, जब आप जैसे लाइक चार्जेस को पास लाते हो तो एकदम दे मूव अवे ना, राइट, बिकॉज ऑफ रिपल्शंस. तो जैसे जैसे आप उसको पास ला रहे थे, अट्रैक्शंस भी थी, नई अट्रैक्शंस भी थी, नई रिपल्शंस भी थी, बट दे वर कमिंग क्लोज़र. तो अट्रैक्शन भी बढ़ रही थी और रिपल्शन भी बढ़ रही थी. एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके जब अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है कि अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, दैट डिस्टेंस इज़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और उस समय जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है. ठीक है, नाउ वेन एवर देर इज़ अट्रैक्शन एनर्जी इज़ गिवन आउट. अब उसके बियॉन्ड अगर मैं उसको पास लाऊंगी तो क्या होएगा, इसमें और इसमें रिपल्शंस विल बिकम मोर दैन अट्रैक्शंस. ठीक है, सो उसको स्टेबल रखने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एंड यू नो जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे वो चीज़ अनस्टेबल हो जाती है. ठीक है, सो देर इज़ नो पॉइंट इन फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कि अगर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, बिकॉज मोर एनर्जी मीन्स मोर अनस्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी मोर इज़ द स्टेबिलिटी. ठीक है, राइट. तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, देयर इज अ हाइड्रोजन एटम जिसका न्यूक्लियस है Na एंड इलेक्ट्रॉन इज Ea, और एक हाइड्रोजन एटम और है, उसके पास भी हाइड्रोजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, लेट्स से Nb, और उसका इलेक्ट्रॉन मैंने डिनोट कर लिया Eb से. ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस एटम को देखूं, सो दिस वाज द न्यूक्लियस और इसके आसपास दिस वाज द इलेक्ट्रॉन, एंड देयर वाज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सिमिलरली आपके पास Nb था, right, and Eb था, and there was a force of attraction between the nucleus and the electron. This was the existing setup of the energies. ठीक है, जब मैं इनको पास लाई, ठीक है, लेट्स से टू अ
मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट इज़ 74 पिकोमीटर्स। ठीक है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होएगा दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, नॉट एवरी टाइम। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस जब वो मिनिमम क्लोजनेस पे आ गए हैं, इससे ज़्यादा अगर पास आएंगे तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी और वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से दे हैव कम क्लोजर एंड दिस इज द सेम हाइड्रोजन एटम्स जो अब मॉलिक्यूल बनाने के लिए पास आ गए हैं। ठीक है, राइट। सो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ अगर ऐसे कन्फ्यूजन ना होए, कोई स्पेशल पर्पस नहीं था वैसे ड्रॉ करने का। ठीक है, सो नाउ लेट्स से दिस डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर का, दिस इज 74 पिकोमीटर्स। ठीक है, नाउ इस समय नई अट्रैक्शंस, न्यू अट्रैक्शंस मॉलिक्यूल बनने के बाद या इतने पास आने के बाद न्यू अट्रैक्शंस कौन सी हैं? ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन, नंबर 1 एंड नंबर 2। दूसरी नई अट्रैक्शन कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, ये किसके बीच में है? न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम। सो आपके पास नंबर ऑफ अट्रैक्शंस कितनी हो गई? न्यू अट्रैक्शंस, नंबर ऑफ न्यू अट्रैक्शंस आर 2। ठीक है, उसके बाद न्यू रिपल्शंस कौन सी हैं? न्यू रिपल्शंस। ठीक है, सो न्यू रिपल्शंस कौन सी हैं? इन दोनों के न्यूक्लियस में आपस में बोथ आर सिमिलरली चार्ज्ड बिटवीन Na एंड Nb, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बिटवीन Ea एंड Eb। सो नंबर ऑफ रिपल्शंस कितनी है? 2। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? इट सेज अ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड और अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन। कौन सा? न्यू वाले, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू रिपल्शन। ओनली इन दैट केस एनर्जी विल बी गिवन आउट। क्यों? बिकॉज जब अट्रैक्शन होती है एनर्जी इज गिवन आउट और जब रिपल्शन होती है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो अगर अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्शन से ज़्यादा हुआ तभी एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड और मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस केस में हमें पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, तो अब क्या लॉजिक है? द लॉजिक इज इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ repulsions. But what is the catch? The catch is that magnitude of attractive force is greater than magnitude of repulsive force. ठीक है, the magnitude of one attractive force is greater than the magnitude of one repulsive force. यहाँ 1 लिख देते हैं ताकि confusion ना हो। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन में क्या है? attraction is more than repulsion. ठीक है,
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कह रही है कि जब आप एटम्स को पास लाते हो तो उसमें कुछ न्यू अट्रैक्शंस एंड कुछ न्यू रिपल्शंस दे कम इनटू प्ले, ठीक है, राइट। और एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके क्या होता है कि अब उससे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो सकती, दैट इज़ नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। उसके बियॉन्ड जो है रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ एट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस द अट्रैक्टिव फोर्सेस are more than repulsive forces, only then the molecule gets formed, otherwise the molecule will not get formed, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझाता है कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, ठीक है। ओके, एक बार ये ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। दिस ग्राफ इज शोइंग कि हाउ एनर्जी इज़ वेरिंग जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। सो यू कैन सी जब ये एटम्स काफ़ी दूरी पे थे तो इनके आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था, उस समय इनकी एनर्जी थी वो 0 थी, ठीक है, राइट। एंड so it was 0. Now when they are coming closer, can you see, जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, मैं इस साइड जा रही हूँ ग्राफ में, आई एम गोइंग दिस साइड, तो क्या हो रहा है आपको ये फिगर से भी दिख रहा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन द एनर्जी इज़ गिवन आउट, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। इस पॉइंट पे आके जो आपके इतने पास आ जाते हैं कि ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जो भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, इसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरलैपिंग। तो क्या होता है जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो what is happening, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा पास आएंगे तो क्या होएगा, द न्यू सेट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस विल कम इनटू फोर्स, और अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट है जिस पे आके क्या हुआ कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, ठीक है, राइट। इस पे अब अट्रैक्शन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसमें अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गई एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। दिस इज़ योर इंटरन्यूक्लियर distance, and in case of hydrogen molecule this 74 picometers is the internuclear distance, ठीक है। यहाँ ये इक्वेशन यही दिखा रही है कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास आए कितनी डिस्टेंस पे, 74 पिकोमीटर्स पे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन took place, ठीक है, राइट। एंड 433 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी was released when 1 mole of hydrogen gas molecules, that is H2 molecules were फॉर्म्ड, ठीक है। इसके अगर बियॉन्ड अगर और ओवरलैपिंग होने की कोशिश करती तो वो हो नहीं पाती, क्योंकि क्या होता तब रिपल्शंस ज़्यादा हो जाते एंड इट वुड बिकम अनस्टेबल और वो बॉन्ड टूट जाता, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को आप दो तरफ से पढ़ सकते हो। ये अगर आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट पढ़ रहे हो तो ये क्या कह रही है, जब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके एक H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो 433 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज़ गिवन आउट, दिस इज़ बॉन्ड एनर्जी। एंड यू कैन ऑल्सो रीड इट वाइस वर्सा दैट H2 मॉलिक्यूल का अगर आपने बॉन्ड तोड़ना है और उसके दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं तो आपको 433 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी ही यूज़ करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। उस समय ये क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। सो नाउ वी कम टू हीलियम मॉलिक्यूल। लेट्स सी व्हाई He2 molecule is not possible, ठीक है। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे समझाती है, ठीक है। अगेन हम दो हीलियम के एटम्स ले लेते हैं। नाउ यू नो दैट हीलियम में क्या होता है, इट हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो लेट्स मेक दिस, सो लेट्स से दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हीलियम। ये हमने हीलियम एटम ले लिया, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस है Na और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं Ea।
सो लेट्स मेक द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने बना दिए। ये मेरे पास दूसरा हीलियम एटम है और इसका न्यूक्लियस है Nb और इलेक्ट्रॉन्स हैं Eb। ठीक है, सो मैंने ये भी बना दिया। नाउ लेट्स से मैं इसको काफ़ी पास लाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिए, जब इनको पास लाया तो पहले हम देखते हैं कि न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हैं। सो 2 बना लेते हैं ताकि खिचड़ी ना पके। तो पहला बनाते हैं न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दीज 2 न्यू इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 एंड 2, ठीक है। कितने, ये 1 और 2। सिमिलरली जो सेकेंड हीलियम एटम का न्यूक्लियस है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस दिख रही हैं? 2 + 2 4। सो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? 4, ठीक है। अब हम रिपल्सिव करते हैं, एक डिफरेंट डायग्राम बना लेते हैं ताकि खिचड़ी ना पके। सो हमने फिर से हीलियम एटम A ले लिया और हमने हीलियम एटम B ले लिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द रिपल्शन। सबसे पहले रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। सो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 आपस में रिपेल करेंगे, नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, 3 हो गए। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के इलेक्ट्रॉन को कर रहा है रिपेल, 4। और उसके बाद इसमें भी आपस में क्या हो रही है? रिपल्शन, 5, ठीक है। सो हाउ मेनी रिपल्सिव फोर्सेस? नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इज 5. Now since number of repulsive forces is greater than number of attractive forces, so this molecule cannot be formed, ठीक है, राइट। सो अभी तक हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिक चीज़, बेसिक चेक पॉइंट क्या बता रही है कि मॉलिक्यूल कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ लेट्स डेल्व मोर इनटू दिस थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कह रही है कि जब ये हमने निकाल लिया कि मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एंड शेप कैसे डिसाइड होती है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसने आपको अभी तक समझाया कि किस केस में मॉलिक्यूल बन रहा है और किस केस में मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस थ्योरी सेज कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, एंड व्हाट डिसाइड्स द शेप, ठीक है। तो इसी को हम फिर से एक बारी हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1s1 एंड 1s1, ठीक है। तो इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कब बन सकता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब हो सकती है? कि जब इनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं। अब पॉली क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। दैट मीन्स कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो वो जो 2 एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास एटलीस्ट एक इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, ताकि जब ये ओवरलैप करें तो जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ये क्या थे? एटम के इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स थे। तो जब ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है तो उसमें क्या होएगा? इट विल बी कंप्लीट नाउ विद इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो नाउ
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सो द टू एटम्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड शुड हैव इनकम्प्लीट वैलेंस ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, अब जब ये पास आएंगे तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, एंड क्या होएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इनके स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए, तभी आपका जो ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑर्बिटल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न, दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ये जो ओवरलैपिंग मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की दिखाई, हमेशा सिर्फ इसी तरह की नहीं होती। सो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बॉन्ड्स का, 2 साल में एक्सेसिवली यूज़ होएगा। इट्स सबसे पहले याद रखो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज़ फेस टू फेस, या जिसको आप कहोगे हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ये कैसे हो रही है, जैसे आपके पास ये वाले हाइड्रोजन के केस में था, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा s, ये हाइड्रोजन का 1s1 है, इसका 1s1 है ना, ये दो s ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया। ठीक है, ये क्या है, दोनों s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आपको शेप से पता लग रहा है इट इज़ s, और ओवरलैप किया तो इन्होंने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ फेस टू फेस ओवरलैपिंग, दिस इज द फर्स्ट केस। द सेकेंड केस, so this was SS, सेकेंड इज S और P। अगर आपके पास एक S है और आपके पास लेट्स से ये मेरे पास एक PZ है, ठीक है, सो इन्होंने ओवरलैप किया, सो इसमें भी आपके पास हेड ऑन या फेस टू फेस ओवरलैप पॉसिबल था एंड there was a molecular orbital formed. ठीक है, and third case of face to face और head on overlapping is कि यहाँ से ये PZ, ठीक है, so I have kept it PZ and this is your S. so एक PZ और दूसरा PZ, कौन सा एक्सिस है मेरे पास, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, so in all cases the axis is internuclear axis, राइट। सो अगेन इसमें फेस टू फेस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल एंड अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म्ड। नाउ दिस फेस टू फेस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, आसान लैंग्वेज में द सिग्मा बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, कैसे बनता है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग से। किस किस में बन रहा है, SS, SP एंड PP। ठीक है, दिस इज PP, दिस इज SP एंड दिस इज SS। ये हमने कौन सा ले लिया, वी हैव टेकन PZ एंड लेट्स से PZ, राइट। तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड बना। इन दिस केस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी लार्ज, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is maximum in case of sigma bond. ठीक है, so this is the first type of overlapping. अब second type of overlapping कौन सी होती है, that is sidewise overlapping. So first was face to face, the second is sidewise ओवरलैपिंग, जिससे क्या बनता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड बॉन्ड, दैट इज इसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाउ साइड वाइज ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो सकती है, इट कैन हैपन बिटवीन PX एंड PX। तो लेट्स से आई हैव टेकन दिस PX एंड दिस PX
तो क्या होएगा, इज गोइंग टू बी अ साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी तो क्या होएगा, इनका एक्सिस पे जो है उसकी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, द एक्सिस इज नॉट ओवरलैपिंग। और फाइनली देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, जहाँ पे ओवरलैप हुआ, और यहाँ पे अबव एंड बिलो द प्लेन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में, इफ यू कैन सी देयर इज नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। उसके बाद दूसरा पॉसिबल क्या है आपका, लेट्स से एक पी वाई और दूसरा पी वाई, इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होएगी, सो how is it going to happen? Like this. So again one electron cloud is going to be above the plane and one electron cloud is going to be below the plane. ठीक है, now important points to note here. Number one, extent of overlapping is lesser as compared to face to face overlapping. ओके, यहाँ पे आप एक इस पॉइंट में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है कि जब फेस टू फेस या हेड ऑन या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, राइट, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मोर इज द ओवरलैपिंग या मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है, दैट मीन्स योर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और जो आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग है इससे पाई बॉन्ड बनता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे ये मेरे पास इथेन है, इसमें ये क्या है, मेरे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली द सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब मैं इसी की जगह यहाँ पे अब मैं एक डबल बॉन्ड बना देती हूँ, तो अब ये क्या हो गया, इथीन, ये नीचे वाला पहले क्या है, सिग्मा, और ये जो डबल बॉन्ड बना ये क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल बना दूँ तो ये सिग्मा है, ये सेकंड वाला भी पाई है और थर्ड वाला भी पाई है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज ओवरलैपिंग जो है सिग्मा की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड। रेजोनेंस में आगे हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ोगे, बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। नंबर 2 किसके बीच में, उसके बाद नंबर 2 क्या है इसका कि पाई बॉन्ड के लिए प्री कंडीशन क्या है, व्हाट इज द प्री कंडीशन, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनेगा, जब तक ये सिंगल नहीं बन रहा तो डबल कैसे बनेगा, है ना। सो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड थोड़ी ना है, सीधा सिग्मा बॉन्ड है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है ही नहीं। देयर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट लीड्स टू सिग्मा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, राइट।
तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड एंड फेस टू फेस ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक और कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाती हूँ, लेट्स मेक इट लाइक दिस। ठीक है, सो इसमें क्विकली ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। Okay, so here I have penned down certain differences between sigma bond and pi bond. ठीक है, जितना हमने किया, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? फेस टू फेस ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में है? आपके पास एस एस में, एस पी में और पी पी में। ठीक है, पाई बॉन्ड किसके बीच में है? पाई बॉन्ड आपका सिर्फ P और P में होता है। ठीक है, चाहे वो PX हो, चाहे वो PY हो। राइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। दिस इज अ वीक बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। ठीक है, उसके बाद नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर दैट देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड दिस बॉन्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके आसपास ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये जो कार्बन एटम है, इनफैक्ट दोनों जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रखी है, ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप जो बेसिकली इस पॉइंट का एप्लीकेशन आप ऑर्गेनिक के चैप्टर में पढ़ोगे। बिकॉज ऑफ दिस एल्केन्स में एक फिनोमेना होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। दिस इज पॉसिबल। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल आप इस पॉइंट को पार्क कर सकते हो। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जब अगर दो एटम्स के बीच में देयर इज़ एन ओवरलैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो वो एटम्स जो हैं वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, ऊपर और नीचे से क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुई, तो वो उसमें देखो आप मूवमेंट में कोशिश भी करूँ तो फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रहे, ओनली एक बहुत थोड़े से एक्सटेंट तक रोटेट कर सकते हैं अगर पाई बॉन्ड बना है, मतलब अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से एल्कीन्स में एक आप इम्पॉर्टेंट फिनोमेना आगे जाके पढ़ोगे, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मैंने थोड़ा सा आपको डायपोल मोमेंट में भी बताया था ये। ठीक है, राइट, सो बिकॉज ऑफ द फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एल्केन्स में क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, एंड एल्कीन्स में होता है ज्योमेट्रिकल। अभी इसको आप अपने कहीं दिमाग में पार्क कर दो। उसके बाद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पाई का बनना ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले सिग्मा ही बनता है, एंड पाई बनने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है? देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन। तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, 1s2 2s2 2p5। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर? यहाँ पे मैं 2p5 बनाती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फ्लोरीन एटम है। उसी तरह ये आपका फर्स्ट फ्लोरीन था, ये आपका सेकंड फ्लोरीन है, या FAFB कर लेते हैं। सेकंड फ्लोरीन के पास भी 2p5 है, ऐसे बना लेते हैं। तो क्या होएगा? ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे विल ओवरलैप। और ये ओवरलैपिंग कौन सी है? दिस इज 2p। तो कैसे ओवरलैपिंग होएगी? दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू ओवरलैप एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब O2 मॉलिक्यूल देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 1 2
3 and 4, ये एक ऑक्सीजन है और ये आपके पास दूसरा ऑक्सीजन है। सो 1 2 3 and 4, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हेयर इज कि डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन में, आपको पता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, एक तो यहाँ पे ये भी P है और ये भी P है, तो इसमें से एक P तो ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, है ना। सो 1 P इज गोइंग टू ओवरलैप, ये दोनों P हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और पहले क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो लेट्स से ये आपका PZ था, इससे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग हुई ये किसके लिए होएगी, पाई बॉन्ड के लिए। तो इसकी ओवरलैपिंग कैसे होएगी, दे ऑल द बॉन्ड्स, द 3 P में जो 3 आपको दिख रहे हैं, PX PY PZ, ये कैसे होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कैसे ओवरलैपिंग होएगी, यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी, विच आई कांट शो यू ऑन दिस 2 डायमेंशनल सरफेस। सो बेसिकली एक ओवरलैपिंग यहाँ और एक ओवरलैपिंग यहाँ, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दे आर गोइंग टू ओवरलैप। सो इस पाई बॉन्ड को हम कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे बनता है, दीज आर द लोन पेयर्स, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो ये सिग्मा है और ये दो मिला के क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हम कैसे शो करते हैं, वी शो लाइक दिस। तो ये आपका क्या है, फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आ गया होगा, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट देना चाहूँगी। ठीक है, एक थोड़ा सा फूड फॉर थॉट देते हैं, जिसे हम ले लेते हैं अमोनिया। अमोनिया इज NH3, ठीक है। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। नाउ आपको 2p3 दिख रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन जो है उसमें क्या है, 1s1, तीनों हाइड्रोजन में 1s1 है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाइट्रोजन के P ने हाइड्रोजन के S के साथ ओवरलैप करना है। तो कौन सी ओवरलैपिंग होनी है, ये वाली, ये नाइट्रोजन की तरफ से आना है और ये आपका हाइड्रोजन की तरफ से आना है, 1s1, ठीक है। नाउ यू नो दैट आई टोल्ड यू, ये जो 3 ऑर्बिटल्स आपको दिखते हैं, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 डिग्री पे है ना। दैट मीन्स, तो जो आपका जब ये बॉन्ड एंगल बनेगा, तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, वी कैन से ये एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स ले लेते हैं, है ना। ये हाइड्रोजन के क्या है, 1s1, ये 3 हाइड्रोजन के 1s1 है। इसमें ऐसे तीनों में सिग्मा ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है। sp में, s में आपके पास साइड वाइज तो हो ही नहीं सकती, तो हैज़ टू बी अ फेस टू फेस ओवरलैपिंग, राइट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं P के, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो फिर तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाना चाहिए, आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 डिग्री पर। ऐसा होता नहीं है अमोनिया में। व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल, 107 डिग्री, ठीक है। सो वाई इज़ द शेप लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहें कि इसकी शेप टेट्राहीड्रल जैसी है, तब बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए था, बट अगेन इसकी शेप 107 है, ठीक है। नाउ आपको वसेपर थ्योरी ने इस चीज़ का आंसर दिया कि उसकी शेप 109.5 की जगह 107 क्यों है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, ठीक है। बट वो ये नहीं समझा पाई कि वो अगर शेप उसकी 109.5 की जगह 107 भी है,
तो वाई इज़ इट कि फर्स्ट प्लेस में हम कह रहे थे कि उसकी शेप 109.5 होनी चाहिए थी, टेट्राहीड्रल क्यों होना चाहिए था, और वो डिस्टॉर्ट उसने ये बता दिया कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर से डिस्टॉर्ट होके पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया और उसका एंगल लोन पेयर की वजह से 109.5 की जगह 107 हो गया। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक स्टेप और आगे जाती है और आपको समझाती है कि जो इसका जो शेप है वो इन द फर्स्ट प्लेस टेट्राहीड्रल क्यों बनती है, ठीक है, राइट। चाहे डिस्टॉर्टेड ही हो पर वो शेप टेट्राहीड्रल जैसी क्यों होती है, क्यों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्यों नहीं होता, जबकि पी के तीनों ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू लीव यू हेयर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। आप इसको असिमिलेट कीजिए, ठीक है। सो जस्ट note it very carefully, इसको समझिए, and in the next video lecture we are going to talk about one of the most remarkable achievements in chemistry and one of my favorite topics, that is hybridization, ठीक है। So meanwhile stay home and stay safe. Thank you.